नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉफुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं और आप मिलके समझेंगे व्हाट इज़ प्रोटेस्ट पिटीशन। आप में से बहुत सारे लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे कि ये प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में विरोध पत्र भी कहते हैं। देखिए, बात यह है कि यह जो प्रोटेस्ट पिटीशन है यह कोडिफाइड नहीं है। कोडिफाइड मतलब कानून जो है ना, उसमें सेक्शंस दिए होते हैं। तो सेक्शंस जो होती है वो कोडिंग होती है। किसी भी कानून के तहत हर सेक्शन को जो लिखा जाता है वो कोडिंग होता है कि इस सेक्शन के में क्या लिखा गया है, इस सेक्शन में क्या लिखा गया है। लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन जो है यह किसी भी सेक्शन में नहीं लिखा गया है। इसके बारे में कानून में कहीं भी चर्चा नहीं हुई है। हाँ, इसे एक प्रोसीजर के तौर पर न्यायालयों में इस्तेमाल किया जाता है, कोर्ट में इस्तेमाल इसे किया जाता है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर अपने जो फैसले हैं उसमें इसकी चर्चा की है सुप्रीम कोर्ट ने। आज हम लोग प्रोटेस्ट पिटीशन को भी समझेंगे, क्या इसका पर्पस होता है उसे भी हम समझेंगे, कब इसका इस्तेमाल किया जाता है वह भी समझेंगे, किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वह भी समझेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट से हम समझेंगे कि व्हाट इज प्रोटेस्ट पिटीशन। तो कंप्लेंट केस के बारे में तो हम अब जानते हैं। कंप्लेंट केस है, ठीक है, कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट है ना, कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट है जो कि आपको सेक्शन 223 BNSS के तहत आता है। ठीक है, सेक्शन 223 BNSS के तहत मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी हम कंप्लेंट करते हैं। प्राइवेट कंप्लेंट जो होता है, एक तो हो गया कि अगर आपके साथ किसी तरह का कोई क्राइम हुआ है, आप विक्टिम हैं, तो या तो FIR कराइए। आप FIR नहीं कराकर आप कोर्ट में जाके केस करते हैं, ठीक है, तो वही कंप्लेंट केस होता है। ठीक है, और ये होता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ। तो कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट सेक्शन 223 के तहत हो गया। तो यहाँ पे आपने कंप्लेन किया, उसके बाद आपको याद हो 156(3) जो CRPC में हम देखते थे, वहाँ पे इसके बाद क्या होता है, सारा प्रोसेस करके अगला काम होता है कोर्ट का, इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर होता है कोर्ट के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर जो आपको CRPC होता था उसमें 156(3) आपको याद होगा। CRPC में 156(3) में प्रेयर किया जाता था कि 156(3) में भेज दिया जाए। तो 156(3) में भेजने का क्या मतलब होता था, तो इन्वेस्टिगेशन होता था। इन्वेस्टिगेशन होके और पुलिस जो है कोर्ट में जो है रिपोर्ट अपना सबमिट करती थी। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट जिसे हम कहते हैं, ओके, पुलिस रिपोर्ट हो गया ये। तो जो 156(3) है वो आपका नए कानून में इसका सेक्शन बदल गया, 175(3) हो गया, 175 BNSS। यह हो गया आपका सेक्शन 175 क्लॉज 3। ठीक है, सेक्शन 175(3) BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसके तहत आदेश दिया जाता है। 156(3) आपको CRPC में था। ठीक है, नए कानून में सेक्शन 175 हो गया। यहाँ तक ठीक है। कोर्ट ने आदेश दिया इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन के बाद काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का काम होता है पुलिस रिपोर्ट सबमिट करना। पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, यह पुलिस रिपोर्ट कहाँ है, तो यह पुलिस रिपोर्ट हो गया आपको सेक्शन 193 में होता है। ठीक है, सेक्शन 193 में पुलिस रिपोर्ट होता है। ओके, तो सेक्शन 193 में जो होता है पुलिस रिपोर्ट में दो बातें आती हैं। या तो पुलिस जो रिपोर्ट सौंपेगी उसे वह चार्जशीट के तौर पर सौंपेगी, या जिसे हम चालान भी कहते हैं, ओके, या फिर फाइनल रिपोर्ट, या उसे हम क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं। क्लोजर का मतलब आप समझ, क्लोजर से समझ में आ रहा है क्लोज करना। तो पुलिस चार्जशीट तब लगाती है, कोर्ट में सबमिट करती है चार्जशीट या चालान, जब पुलिस को कोई एविडेंस मिलता है, यानी जिस बात को लेकर कंप्लेंट कोर्ट में किया गया है और उसी को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया गया, किसके द्वारा आदेश दिया गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा, सेक्शन 175(3) जो कि आपका 156(3) CRPC में था। तो 175(3) में सेक्शन 175 के क्लॉज 3 में जो आपको ऑर्डर दिया गया इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट, यानी इन्वेस्टिगेशन करके और रिपोर्ट कहाँ रिपोर्ट सबमिट करना, कोर्ट में। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को लगा कि कुछ साक्ष्य एविडेंस मिले हैं, एविडेंस मिले अगेंस्ट किसके, एक्यूज पर्सन्स के खिलाफ सबूत मिले हैं, उन्होंने यह क्राइम किया हुआ है, उनके खिलाफ ये सबूत मिले हैं। तो IO क्या करेगा, चार्जशीट या चालान कोर्ट में सबमिट करेगा। एक बात यह हो गया। लेकिन अगर कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो वहाँ फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट, यानी कि जो एक्यूज पर्सन है उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का सबूत नहीं मिला है,
जो जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाए गए हैं उसको लेकर कोई सबूत ही नहीं मिला है, इसलिए केस को क्लोज करके, क्लोजर रिपोर्ट लगा के, फाइनल करके, उसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। यहाँ तक बात हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंप्लेनेंट ने कंप्लेन भी कर दिया, इन्वेस्टिगेशन का आदेश भी हो गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन करके जो पुलिस है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वह कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। तो अगर दो बातें हो गई, एक पुलिस रिपोर्ट आया कोर्ट में आया एक पुलिस रिपोर्ट, एक आया पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट को अगर कोर्ट एक्सेप्ट करती है, पुलिस रिपोर्ट को कोर्ट एक्सेप्ट करती है और इस पर क्या हो गया, कोर्ट ने क्या ले लिया, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब केस का संज्ञान, यानी केस अब आगे की कार्रवाई होगी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। तो यह जो कॉग्निजेंस होता है वो किस सेक्शन में होगा, आपको याद होगा पुलिस रिपोर्ट होता था आपको सेक्शन 191B के तहत CRPC में, यहाँ पर बदल गया, यहाँ पर हो गया सेक्शन 210 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज B, सेक्शन 200 क्लॉज 1 के क्लॉज सब क्लॉज B के तहत, ठीक है। और यही आपका ये BNSS हो गया, यही आपको CRPC में याद कीजिए, CRPC जो होता था, CRPC में ये था सेक्शन 191B होता था पुलिस रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये अभी भूल जाइए कहानी, इसको याद रखिए, सेक्शन 210(1)B, ठीक है, सेक्शन 210(1)B के तहत जो है कॉग्निजेंस लिया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस रिपोर्ट, कोर्ट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। कोर्ट जो यहाँ एक सवाल उठता है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वेदर कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द पुलिस रिपोर्ट और नॉट, तो आप स्ट्रेट वे साफ साफ तरीके से कहिएगा कि नो, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट एट ऑल बाउंड टू एक्सेप्ट द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस। पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा जाता है उसे एक्सेप्ट करने के लिए माननीय न्यायालय बाध्य नहीं है, ठीक है। तो इसको कर दिया कोर्ट ने रिजेक्ट, पुलिस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। जो फाइनल रिपोर्ट लगाया था, जो फाइनल रिपोर्ट लगाया था कोर्ट ने, कोर्ट में लगाया गया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, जो फाइनल रिपोर्ट लगाया गया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा, उसे कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि भाई इसकी कहानी ख़त्म करो, इस दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। अब यहीं पर इसी बीच में पता चल गया एक्यूज्ड जो कंप्लेनेंट है उसको, कंप्लेनेंट है उसे, तो कंप्लेनेंट के पास क्या रेमेडी है भाई, पुलिस ने तो अपने हिसाब से रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि जो एक्यूज्ड पर्सन्स हैं उन्होंने कोई क्राइम ही नहीं किया है, ठीक है, उन्होंने कोई क्राइम ही नहीं किया। अब कंप्लेनेंट कहेगा भाई मेरे साथ न्याय ही नहीं हुआ, मेरे साथ जस्टिस कहाँ हुआ, तो कंप्लेनेंट के पास रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है कंप्लेनेंट के पास, तो कंप्लेनेंट के पास रेमेडी अवेलेबल है प्रोटेस्ट पिटीशन, विरोध पत्र, प्रोटेस्ट पिटीशन। इसे कानून में कहीं परिभाषित नहीं किया गया, किसी सेक्शन के तहत नहीं लिखा गया, कोई भी धारा के तहत नहीं लिखा गया, लेकिन यह कोर्ट में व्यवहार में इसे लाया जाता है, कोर्ट में यह इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेस्ट पिटीशन, यही रेमेडी अवेलेबल है। यह प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा, कौन फाइल करेगा, तो कंप्लेनेंट फाइल करेगा, कौन करेगा, कंप्लेनेंट फाइल कहाँ करेगा, तो उसी कोर्ट में, उसी कोर्ट में करेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिस कोर्ट में उसका मामला चल रहा है, जिस कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुआ है, उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में यह सबमिट होगा, ठीक है, प्रोटेस्ट पिटीशन। और इसी प्रोटेस्ट पिटीशन को कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्ट करके, और इसमें कॉग्निजेंस जो होगा, जैसे ही प्रोटेस्ट पिटीशन एक्सेप्ट हो गया, यहाँ एक्सेप्ट हो गया, कंप्लेंट के पास रेमेडी है प्रोटेस्ट पिटीशन, विरोध पत्र, किसका विरोध करना है, पुलिस रिपोर्ट का, पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है उसका विरोध करते हुए कंप्लेंट ने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया, प्रोटेस्ट पिटीशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। जैसे ही मंजूर किया यानी कॉग्निजेंस, अब इस पर कॉग्निजेंस जो कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा, यह कॉग्निजेंस लिया जाएगा सेक्शन 210 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए के तहत। यही आपका CRPC जो था, CRPC में क्या होता था, 191A था, ये हो गया 210(1)A हो गया, CRPC में 190 था, 191A, और यहाँ पे 210(1)A हो गया, ठीक है, यहाँ कॉग्निजेंस हो गया।
अब बी अगर क्लॉज बी लग जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, यह पुलिस रिपोर्ट पे हो जाएगा, पुलिस रिपोर्ट पर समझाने के लिए लिख दिया, पुलिस रिपोर्ट पर हो जाएगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, प्रोटेस्ट पिटीशन तो समझ गए, ठीक है, कोई डाउट? प्रोटेस्ट पिटीशन समझ गए, प्रोटेस्ट पिटीशन जैसे ही एक्सेप्ट हुआ प्राइवेट कंप्लेंट की तरह आगे की कार्रवाई चलेगी, ठीक है, जो कंप्लेंट केस में सुनवाई होता है। कंप्लेंट केस में जो सेक्शन 223, सेक्शन जो 223 है, 223 यहाँ लिख देता हूँ, 223 BNSS के तहत कार्रवाई चलेगी, ठीक है, कॉन्ग्निजेंस लेकर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सारी प्रक्रिया हुई कि प्रोटेस्ट पिटीशन भी फाइल हो गया और उस पर कोर्ट ने कॉन्ग्निजेंस ले लिया और आगे की कार्रवाई कोर्ट ने शुरू कर दी, यहाँ तक तो ठीक है। अब मान लीजिए कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया कोर्ट में, और कोर्ट ने उस फाइनल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी जो पुलिस रिपोर्ट थी उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। उस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आगे की कार्रवाई की, और क्योंकि पुलिस रिपोर्ट जो क्लोजर रिपोर्ट था उसमें नो एविडेंस था, नो एविडेंस कहाँ पर, तो पुलिस रिपोर्ट पर, पुलिस रिपोर्ट में नो एविडेंस था, कोर्ट ने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। अब रेमेडी क्या है यहाँ पर, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर सवाल यह बनता है, आपका अगर जुडिशरी के एग्जाम का इंटरव्यू भी होता है उसमें भी यह आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप अगर लॉयर हैं, आप वकील साहब हैं, तो आपको भी यह मालूम होना चाहिए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या जुडिशियल सर्विस एस्पायरेंट हैं तो भी आपको मालूम होना चाहिए, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अगर आप जुडिशियल ऑफिसर हैं तो भी आपको यह जजमेंट पता होना चाहिए। अगर वैसी स्थिति में क्या होता है कि पुलिस ने जो रिपोर्ट सबमिट किया उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और एक्यूज्ड पर्सन जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया, नो एविडेंस, साक्ष्य के अभाव में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। तो अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया तो क्या एक्यूज्ड पर्सन डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद भी क्या जो कंप्लेनेंट है वह प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है, क्या रेमेडी है उसके पास? तो जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पैरा 11, इस ये जो जजमेंट है इसके पैरा 11 ऑफ द जजमेंट, जो पैरा 11 है जजमेंट का, जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के पैरा 11 जो जजमेंट का पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ 1 2 3 4, तो इसके पैरा 11 में जो 11वां पैरा है उसके पैरा 11 में कहा जाता है, इट वाज हेल्ड दैट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज़ द डिस्क्रिशन to accept the protest petition filed by the complainant even after the acceptance of police फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, पुलिस के जो फाइनल रिपोर्ट होता है उसको एक्सेप्ट करने के बाद भी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वह जो आपके कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया जाता है उसे एक्सेप्ट करेगी, इवन आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ पुलिस फाइनल रिपोर्ट and accused persons has been discharged। मतलब अगर accused person डिस्चार्ज भी हो गए हैं, ठीक है, देखिए कितना टेक्निकल बात है यहाँ पर, यही सवाल पूछा गया था, यह सवाल आया था और इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ कि जवाब तो मुझे पता था, लेकिन मैं चाहता था कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑथेंटिक कोई मेरे पास सोर्स हो।
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ज़्यादा ऑथेंटिक क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ज़्यादा ऑथेंटिक क्या हो सकता है सर? जुनैद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में साफ साफ कह दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इन पैरा 11 ऑफ द judgment held that a judicial magistrate has the discretion to accept the protest petition filed by the complainant even after the acceptance of police final report and accused persons has been discharged। यानी accused person डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, accused person को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। जो फाइनल रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट का मतलब यही होता है, यानी क्लोजर रिपोर्ट, दोनों या तो फाइनल रिपोर्ट कहिए या क्लोजर रिपोर्ट कहिए, दोनों एक ही बात है। चार्जशीट होती तब तो कोई बात नहीं थी, चलो वहाँ तक ठीक, लेकिन फाइनल रिपोर्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है, या चार्जशीट भी किया तो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, जो रेमेडी चाहिए थी, जो एलिगेशन लगे थे उसके लाइट में नहीं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। लेकिन यहाँ तक तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर डिस्चार्ज भी कर दिया गया हो, कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट भी लगा दिया हो, लेकिन अगर एक्यूज्ड पर्सन्स को लगता है, जो कंप्लेनेंट है उन्हें अगर लगता है कि नहीं मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए, तो भले ही कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया हो पुलिस रिपोर्ट को, पुलिस के फाइनल रिपोर्ट को, क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी जो कंप्लेनेंट है उनके पास यह रेमेडी है कि वह कोर्ट में जाएं और विरोध पत्र वो दाखिल करें, दायर करें और अपनी बातों को रखें। और जैसे ही वह एक्सेप्ट हुआ, कोर्ट ने अपने जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन लगाया, वहाँ पर इस्तेमाल करते हुए जो जुडिशियल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है माननीय न्यायालय को, उसका इस्तेमाल करते हुए एक्सेप्ट किया। और जैसे ही एक्सेप्ट किया, आगे की कार्रवाई जो चलेगी वह कंप्लेंट केस के तौर पर ट्रीट करते हुए प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पर सेक्शन 223 के तहत चला जाएगा। और जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा वह कॉग्निजेंस लिया जाएगा सेक्शन 210 के 1A के तहत, यानी क्लॉज 1 के सब क्लॉज A के तहत, ठीक है, यह संज्ञान लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को लेकर किसी भी तरह का आपके मन में एक सिंगल भी डाउट होता है, मुझे आपके सवाल बहुत पसंद आते हैं, इससे मुझे भी पता चलता है कि आपके लिए मैं किस तरह के टॉपिक्स को कवर करूं। तो कोई भी डाउट आपको इस आज के इस लेक्चर को लेकर होता है तो मुझसे आप निश्चित तौर पे सवाल पूछेंगे। आपको किसी तरह का कोई और वीडियो लेक्चर चाहिए, किसी टॉपिक पर चाहिए, तो आप मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सभी डाउट को मैं क्लियर करूँ। ठीक है दोस्तों, आज का ये लेक्चर मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।